अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हमारा आज का सबक है तिनका थोड़ी हवा से उड़ जाता है। इस सबक को पढ़ने से पहले हम इसके मुसन्निफ के बारे में पढ़ेंगे। इसके मुसन्निफ हैं प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब। प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब की पैदाइश 1902 ईस्वी में हुई और इनकी वफ़ात 1950 ईस्वी में। इनकी पैदाइश का और वफ़ात का सन याद रखें। 1902 ईस्वी में पैदाइश हुई प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब की और 1950 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ। मुसन्निफ के बारे में हम पढ़ें। प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब लखनऊ में पैदा हुए। इस जगह को याद रखें और सन को याद रखें कि कहाँ और कब पैदा हुए। तो यहाँ इसका आंसर है प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब लखनऊ में 1902 ईस्वी में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम वहीं हासिल की यानी लखनऊ में हासिल की। आला तालीम के लिए 1919 ईस्वी में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन गए। इब्तदाई तालीम लखनऊ में हासिल करके उसके आगे की तालीम के लिए 1919 ईस्वी में ये लंदन गए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। वहाँ जदीद तारीख़ में BA ऑनर्स किया और फ्रांसीसी ज़बान सीखी। जदीद तारीख़ एक कदीम यानी पुराना, जदीद यानी नया। तो इसने हिस्ट्री में BA ऑनर्स किया और फ्रांसीसी ज़बान भी वहाँ जाके सीखी लंदन में। बर्लिन जाकर उन्होंने जर्मन और रूसी ज़बानें सीखी। कितनी ज़बानें देखें, प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब ने सीखी, फ्रांसीसी ज़बान सीखी, बर्लिन सीखी, जर्मन, रूसी ज़बानें ये सब सीखी। हिंदुस्तान वापसी के बाद जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली में तदरीसी और इंतज़ामी अमूर से वाबस्ता हो गए। लंदन से जब ये वापस आए तो फिर जामिया मिलिया इस्लामिया जो नई दिल्ली में है वहाँ वे उस्ताद की हैसियत से काम करने लगे और 1948 ईस्वी में जामिया के वाइस चांसलर बनाए गए। प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब का शुमार उर्दू के मुमताज़ नसर निगारों में होता है। मुमताज़ यानी आला, ग्रेट, महान। तो उर्दू के मुमताज़ जो आला नसर निगार हैं उनमें उनका प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब का शुमार होता है यानी उनकी गिनती होती है। वो मौर्रिख, ड्रामा निगार और मुतरजिम भी थे। मुजीब साहिब ने 8 ड्रामे लिखे जिनके उन्वानात खेती, अंजाम, खाना जंगी, हुब्बा खातून, हीरोइन की तलाश, दूसरी शाम, आजमाइश और आओ ड्रामा करे। ये प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब के जो ड्रामे लिखे हैं उनके नाम हैं। प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब अपनी मनसबी जिम्मेदारियों के साथ साथ तसनीफ़ व तालीफ़ का काम मुसलसल करते रहे। लिखने का काम ये हमेशा मुझसे लगातार करते रहे। उन्होंने 200 से भी ज़्यादा मज़ामिन लिखे। उर्दू और अंग्रेज़ी में उनकी 43 यानी 43 किताबें शाया हुई हैं। प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब की कम से कम 43 यानी 43 किताबें उर्दू और अंग्रेज़ी में मिला के शाया हुई हैं यानी छपी हैं। यहाँ जो हम सबक पढ़ेंगे तो ये रूसी कहानी से ट्रांसलेट किया गया है। जो कि यहाँ बताया गया है कि देखें प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब एक मशहूर मुतरजिम यानी ट्रांसलेटर भी थे। रूसी ज़बान इन्होंने सीखी थी। तो रूसी कहानी से मोहम्मद मुजीब का यहाँ तर्जुमा है इस सबक का। तिनका थोड़ी हवा से उड़ता है। तो ये एक रूसी कहानी है, इसका ट्रांसलेट किया गया है जिसे ट्रांसलेट किया है प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब ने। चलिए अब सबक पढ़ते हैं। तिनका थोड़ी हवा से उड़ जाता है। बच्चों इस सबक के ज़रिए, इस कहानी के ज़रिए मुसन्निफ ने ये बताया है कि गुरूर करना बुरा है, गुरूर नहीं करना चाहिए और गुरूर करने वाला उसे हमेशा नुकसान ही उठाना पड़ता है। तो पढ़ना शुरू करते हैं कहानी। एक उकाब घटाओं को चीरता हुआ एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर पहुंचा और चक्कर पर चक्कर लगाकर सदियों पुराने सागवान के एक दरख्त पर बैठ गया। एक उकाब परिंदा बहुत बड़ा परिंदा होता है। वो ऊंचे पहाड़ की चोटी पर जाकर बैठ जाता है और सदियों पुराने यानी बहुत कई 100 साल पुराने सागवान के एक दरख्त पर बैठ गया। वहां से काफी ऊंचा था ये दरख्त। उस दरख्त पर बैठकर वहां से जो मंजर दिखाई दे रहा था
اس کی خوبصورتی میں وہ کھو سا گیا۔ جب عقاب پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا اور چکر پر چکر لگا کر پرانے ساگوان کے ایک درخت پر بیٹھ گیا اور وہاں سے اپنے چاروں طرف کا نظارہ دیکھتا ہے، تو وہ نظارہ دیکھ کر اس کی خوبصورتی میں وہ کھو سا جاتا ہے۔ کون کھو جاتا؟ عقاب پرندہ۔ اور اسے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے دنیا ایک سرے سے دوسرے سرے تک تصویر کی طرح سامنے رکھی ہوئی ہے، اور چاروں طرف جب عقاب اس خوبصورت مناظر کو دیکھتا ہے تو اسے ایک دنیا ایک تصویر کی طرح لگتی ہے، ایک خوبصورت تصویر کی طرح۔ اس میں کیا تھا؟ کہیں دریا میدانوں میں بل کھاتے ہوئے بہ رہے ہیں، کہیں پر چونکہ کافی اونچائی پر تھا عقاب پیڑ پر بیٹھا ہوا، تو اسے چاروں طرف کا نظارہ بہت اچھی طرح دکھائی دے رہا تھا۔ کہیں میدانوں میں بل کھاتے ہوئے دریا بہ رہے تھے، کہیں جھیلیں آئینے کی مانند چمک رہی تھی، کہیں جھیل تھی جو آئینہ کی طرح چمک رہی تھی، صاف شفاف، کہیں پھولوں سے سجے پیڑ پودے جھوم رہے تھے۔ کسی طرف عقاب دیکھتا ہے تو پھولوں سے سجے پیڑ پودے تھے، اور کہیں سمندر غصے کے عالم میں اپنی پیشانی پر بل ڈالے ہوئے اپنے منہ سے جھاگ اڑا رہا ہے۔ یعنی سمندر کی لہریں جب سمندر کی لہروں کو دیکھا عقاب نے، تو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اپنی پیشانی پر بل ڈالے ہوئے اپنے منہ سے جھاگ اڑا رہا ہے۔ یعنی یہاں پر ایک مثال دیا گیا۔ تب عقاب کہتا ہے، اے خدا، عقاب نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، کیا کہا؟ اے خدا، میں کس طرح تیرا شکر ادا کروں۔ یہاں پر عقاب خدا کا شکر ادا کرتا ہے کہ تو نے مجھے پرواز کی یعنی اڑنے کی ایسی طاقت عطا کی ہے کہ دنیا میں کوئی بلندی نہیں جہاں میری رسائی نہ ہو سکے۔ عقاب چونکہ بہت بلند پرواز ہوتا ہے، اس لیے یہاں بلندی پر بیٹھ کر وہ چاروں طرف کا نظارہ دیکھ رہا، تو وہ خدا کا شکر ادا کرتا ہے کہ تو نے مجھے اڑنے کی پرواز کی ایسی طاقت عطا کی ہے کہ دنیا میں کوئی بھی بلندی ایسی نہیں ہے جہاں میری رسائی یعنی پہنچ نہ ہو سکے۔ میں فطرت کے حسین مناظر کا لطف ایسے مقام پر بیٹھ کر اٹھا سکتا ہوں جہاں کسی اور کا گزر ممکن نہیں۔ عقاب اس بات پر خدا کا شکر ادا کرتا ہے کہ مجھے تو نے ایسی بلند پرواز عطا کی ہے کہ میں فطرت کا کوئی بھی ہر حسین منظر کا لطف یعنی وہ مزہ لے سکتا ہے۔ ایسی جگہ وہ اڑ کر چلا جاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے جہاں کسی اور کا وہاں پر گزر بھی ممکن نہیں ہے۔ عقاب اور کچھ کہنا چاہتا تھا کہ نزدیک ہی سے ایک مکڑی بول اٹھی۔ عقاب اتنا بول ہی رہا تھا کہ ایک مکڑی جو نزدیک ہی ایک مکڑی تھی وہ بول اٹھی، اے عقاب، تو آخر کیوں اپنے منہ مٹھو بنتا ہے؟ کیا میں تجھ سے کچھ کم ہوں؟ جب عقاب خدا کا شکر ادا کر رہا تھا، نزدیک سے ہی ایک مکڑی بول اٹھتی ہے کہ تو اپنے منہ مٹھو کیوں بنتا ہے؟ میں تجھ سے کچھ کم نہیں ہوں۔ جب عقاب نے اس کی آواز سنی، اس آواز پر عقاب چوکنا ہوا اور ادھر ادھر نظریں دوڑائیں۔ عقاب اس کی آواز سن کر چوکنا ہو جاتا ہے کہ یہاں پر کون ہے۔ دیکھتا کیا ہے کہ نزدیک ہی ایک مکڑی بیٹھی جالا تن رہی ہے۔ جب وہ اپنے نزدیک دیکھتا ہے کہ ایک مکڑی بیٹھی جالا تن رہی ہے، جالا بن رہی ہے، تو عقاب پوچھتا ہے، تو اس سربفلک چوٹی پر کس طرح پہنچی؟ یہ سربفلک چوٹی یعنی آسمان کو چھوتی ہوئی اس چوٹی پر تو کس طرح پہنچی؟ کیونکہ مکڑی تو ایک چھوٹی سی ہے۔ وہ پرندے جو اپنی بلند پروازی پر ناز کرتے وہ بھی یہاں تک پہنچنے کا حوصلہ نہیں رکھتے۔ عقاب کہتا ہے کہ وہ پرندے جسے اپنی ناز ہے کہ میں بہت بلند پرواز ہوں، اونچا ہو سکتے ہوں، تو وہ بھی اس چوٹی پر نہیں پہنچ سکتے، تو یہاں کس طرح پہنچی؟ تو مکڑی ہے، پر بھی نہیں تیرے جو اڑ سکے، کہیں ایسا تو نہیں کہ تو رینگتی رینگتی یہاں تک آ گئی؟ عقاب کہتا ہے کہ تو ایک چھوٹی سی مکڑی ہے، جبکہ کتنے پرندے ایسے ہیں جو یہاں تک نہیں پہنچ سکتے، اور تیرے تو پر بھی نہیں وہ خدا نے بنایا ہے کہ ہاں تو اڑ کر یہاں آ سکے، کہیں ایسا تو نہیں کہ تو رینگتے رینگتے اس چوٹی پر پہنچ گئی ہے۔ تو اس پر مکڑی نے جواب دیا، نہیں، میں رینگتی رینگتی یہاں نہیں پہنچی۔ عقاب پوچھتا ہے، پھر تو یہاں کیسے آ گئی؟ مکڑی کہتی ہے، جب تو اڑنے لگا میں تیری دم سے چپک گئی، اس طرح تو نے خود مجھے یہاں تک پہنچا دیا، لیکن اب میں تیری مدد کے بغیر یہاں تیرے برابر ٹھہر سکتی ہوں۔ تو اکیلا ہی یہاں سر بلند نہیں، میں بھی تیرے ساتھ ہوں۔ تو عقاب کا جواب مکڑی دیتی ہے کہ وہ اس چوٹی پر کیسے پہنچی، کہ جب عقاب اڑنے لگا
तो उकाब के दुम से मकड़ी चिपक जाती है और वो उड़ते उड़ते जब उस चोटी पर पहुंचता है उकाब, तो मकड़ी भी वहां पर पहुंच जाती है और फिर उससे अलग होकर साइड में वहां पर बैठ जाती है। तो मकड़ी वहां कहती है कि अब तो इस चोटी पर तू अकेला यहाँ नहीं है, सरबुलंद नहीं है, क्योंकि अब तो यहाँ मैं भी हूँ इस ऊंची चोटी पर। इतने में यहाँ पर मकड़ी अपनी तारीफ कर ही रही थी कि इतने में एक तरफ से तेज व धुंध हवा का झोंका आया और मकड़ी पहाड़ की चोटी से जमीन पर आ रही। मकड़ी चूंकि छोटी सी होती है तो तेज हवा का झोंका वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो पहाड़ की चोटी से जमीन पर आ गई। उकाब अपनी जगह बैठा रहा। उकाब चूंकि बड़ा परिंदा होता है, वो तेज हवा का झोंका वो बर्दाश्त कर पाया और वो वहीं पर बैठा रहा। तो यहाँ पे बताया गया है कि दुनिया में ऐसे आदमी भी हैं जो मकड़ी की खसलत के होते हैं। दुनिया में कुछ आदमी ऐसे हैं जो मकड़ी की खसलत यानी मकड़ी किसी आदत, खसलत यानी आदत रखते हैं, जिनमें जैसे यहाँ मकड़ी को देखें, इसमें कोई ऐसी यहाँ पर हुनर नहीं थी, वो औकाब की बदौलत तो उस बुलंद पहाड़ी पर पहुंची, लेकिन यहाँ पर उसने अपनी तारीफ की। तो दुनिया में ऐसे आदमी भी हैं जो मकड़ी की खसलत यानी आदत के होते हैं और अपने किसी हुनर या अपनी किसी काबिलियत के बगैर किसी बड़ी शख्सियत से चिमट कर समाज में अपना मकाम पैदा कर लेते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर कोई हुनर नहीं हो, कोई काबिलियत नहीं हो, कोई सलाहियत नहीं हो, लेकिन समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बुलंद मकाम होते हैं, उनके साथ रहकर अपना एक मकाम बना लेते हैं और सीना फुलाकर ऐसे चलते हैं गोया उन्होंने अपने ज़ाती जौहर की वजह से ये मकाम हासिल किया है। हालांकि वो किसी दूसरों के शख्सियत से जो चिमट कर, यहाँ कहा गया कि शख्सियत से चिमट कर यानी उनके साथ रहकर समाज में अपना मकाम बनाते हैं, लेकिन समाज में ऐसे चलते हैं जैसे ये मकाम उन्होंने खुद हासिल किया। कई दफ़ा ऐसे होते हैं ना कि कुछ लड़कों को देखें, कुछ बच्चों को देखें, खूब अकड़ कर चलते हैं, अपने वालदेन के पैसों को लौटाते हैं, रुपये को लौटाते हैं, लेकिन यहाँ पर और समझते हैं कि मैं बहुत अमीर हूँ। हालांकि ये देखें कि यहाँ पर मेहनत तो उसके वालिद कर रहे हैं, उनके वालदेन कर रहे हैं, पेरेंट्स करते हैं, लेकिन उनकी पैसों पर खूब अकड़ते हैं। यहाँ पर उनका तो अपना कुछ, उनकी अपनी कोई शख्सियत नहीं हुई, यहाँ पर उनका तो कोई अलग मुकाम नहीं हुआ। तो उसी तरह यहाँ पर मिसाल दिया गया है कि दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर कोई हुनर या काबिलियत नहीं होती, बल्कि दूसरों के साथ, दूसरे जो काबिल इंसान होते हैं उनके साथ रहकर एक मुकाम बना लेते हैं और ऐसा महसूस करते हैं कि ये मुकाम उन्होंने खुद हासिल की है। तो गुरूर जो होता है, घमंड, गुरूर उनकी अकल पर पर्दा डाल देता है और वो नहीं जानते कि जिस तरह मकड़ी हवा के एक झोंके की ताब न ला सकी, वो भी दुनिया की आजमाइशों के मुकाबले में अपना मकाम खो सकते हैं। तो जिस तरह गुरूर, घमंड, तकब्बुर जो होता है मकड़ी के अंदर था, तो ये गुरूर और तकब्बुर जो होता है अकल पर पर्दा डाल देता है। और जिस तरह मकड़ी जो है एक हवा के झोंके को बर्दाश्त नहीं कर सकी, उसी तरह ऐसे इंसान जो जिनके अंदर कोई काबिलियत या हुनर नहीं होता है, तो वो दुनिया की आजमाइशों में अपना मकाम खो सकते हैं। अगर उन्हें इन काबिल शख्सियत से अलग करके देखा जाए तो वो कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये एक रूसी कहानी का तर्जुमा था, ट्रांसलेट किया गया था, जिसे प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब ने ट्रांसलेट किया। अब इस सबक के कुछ मुश्किल अल्फाज हैं। उकाब, उकाब कहते हैं एक ताकतवर और बुलंद परवाज शिकारी परिंदा। परवाज कहते हैं उड़ान को, रसाई माने पहुंच, सरबफलक माने बहुत ऊंचा, खसलत माने आदत, जौहर माने खूबी, कमाल। अब इस सबक से हमें क्या हासिल होता है? मुसन्निफ ने जो ये कहानी लिखी है, इसके लिखने का मकसद यानी इसका मरकज़ी ख्याल क्या है और इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है कि गुरूर का अंजाम अच्छा नहीं होता है और गुरूर करने वाले को नदामत का सामना करना पड़ता है, यानी गुरूर करने वाले को नदामत, शर्मिंदगी का एक न एक दिन सामना करना पड़ता है। तो जो ये थे हमारा आज का सबक था, तिनका थोड़ी हवा से उड़ जाता है।
یعنی جب تنکا ہوتا ہے، یہاں پہ مثال دیا گیا ہے کہ تنکا کو اڑنے کے لیے بس ایک تھوڑی سی ہلکی سی ہوا کی ضرورت ہے. جیسے وہاں پہ دیکھیں کہ مکڑی ہلکی سی یعنی ہوا جو چلی، تیز ہوا چلی اور وہ چوٹی پر سے، پہاڑ کی چوٹی پر سے اڑ کر زمین پر آ گئی. لیکن عقاب تو وہاں پر ایک بلند پرواز پرندہ ہوتا ہے، تو وہ وہاں پر جمع رہا. تو بچوں یہ تھے آج کا سبق. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.